हे गाइस योर वेलकम। आज मैं द यूटा कैबिन मर्डर्स मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं और इस मूवी की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कि 1990 में अमेरिका के ओकले यूटा में शहर से दूर एक कैबिन में हुई थी। और इस कैबिन में एक परिवार खुशी से रह रहा था और क्रिसमस की तैयारी कर रहा था क्योंकि क्रिसमस कुछ दिनों बाद ही आने वाला था। लेकिन उनकी ये खुशी थोड़ी ही देर की थी क्योंकि जब वे लोग अपने कैबिन को छोड़कर डाउनटाउन जाते हैं तभी दो नकाबपोश वॉन टेलर और एडवर्ड डेली उनके कैबिन में चोरी करने के उद्देश्य से जाते हैं। लेकिन यह चोरी जल्द ही हिंसा में बदल जाती है जिसमें परिवार के दो लोग मर जाते हैं और बाकी बचे लोग उन दो नकाबपोश से कैसे बचते हैं इस वीडियो में देखते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस फिल्म में जो कैरेक्टर्स हैं उनके नाम रियल घटना में जो लोग थे उनसे बदल दिए गए हैं। लेकिन इस घटना में जो दो नकाबपोश थे उनके जो असली नाम थे वही इस फिल्म में रखे गए हैं। और इसी के साथ मैं आपको उस परिवार के रियल फ़ोटो दिखा देता हूं जिन्होंने उस समय इस भयानक घटना का सामना किया था जिसमें दो लोग मारे भी गए। और ये है उन दो नकाबपोश की रियल फ़ोटोज़। तो फिर ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें यूटा कैबिन को दिखाया जाता है जहाँ पर क्रिसमस की तैयारी हो रही है क्योंकि क्रिसमस कुछ दिनों बाद ही आने वाला है। और इसी के साथ हमें कैबिन में रहने वाले परिवार को दिखाया जाता है जिसमें रिचर्ड, उसकी पत्नी पैट्रिसिया और पैट्रिसिया की माँ को दिखाया जाता है जो कि टीवी देख रहे होते हैं। और इसी के साथ हमें दूसरे कमरे में दो लड़कियों को दिखाया जाता है जिसमें लीनिया और टीना को दिखाया जाता है जो रिचर्ड और पैट्रिसिया की लड़कियां हैं। और ये दोनों बहनें यहाँ पर क्रिसमस गिफ्ट की पैकिंग करते हैं। दूसरी तरफ हमें एक औरत को दिखाया जाता है जो कि पहाड़ी रास्ते से होते हुए कहीं जा रही है। लेकिन तभी उसके सामने एक नकाबपोश आ जाता है जिसे देख वो औरत डरकर अपनी गाड़ी को रोक देती है। जिसके बाद वो नकाबपोश गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है और तभी हमें पता चलता है गाड़ी की दूसरी तरफ एक और नकाबपोश है जिसे देख वो औरत डरकर गाड़ी से बाहर निकलती है। और तब एक नकाबपोश उस औरत को डंडे से मार देता है। उसके बाद 22 दिसंबर 1990 का समय होता है जहां पर यूटा कैबिन को दिखाया जाता है जहां पर सभी लोग एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और टीवी भी देख रहे होते हैं। उसके बाद रिचर्ड अपनी छोटी लड़की टीना से कहता है, क्या तुम मेरे साथ डाउनटाउन आ रही हो क्योंकि हम लोग वहाँ से कुछ गिफ्ट लेंगे जिसके बारे में तुम मुझे बताना। और तब यह सुन टीना कहती है, सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे? रिचर्ड कहता है हाँ। उसके बाद टीना अपनी नानी की तरफ देखकर बोलती है, बाकी सब क्या कर रहे हैं? टीना की नानी कहती है, तुम्हारी माँ, लीनिया और मैं झील के पास जा रहे हैं घूमने। इस पर टीना कहती है, तो आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? और तब टीना की यह बात सुनकर हमें टीना की माँ को दिखाया जाता है जिसे देख ऐसा लगता है मानो टीना की मॉम टीना से किसी बात पर नाराज़ हो। और तभी रिचर्ड टीना से कहता है, हे कम ऑन, चलो भी। उसके बाद टीना कहती है ठीक है। और थोड़ी देर बाद हमें टीना और लीनिया को आपस में बातें करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर लीनिया टीना से कहती है, देखो मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ और इसे तुम्हें क्रिसमस की शाम को खोलना था, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम इस गिफ्ट को अभी मेरे सामने खोलो। उसके बाद टीना उस गिफ्ट को खोलती है जहाँ पर उसे एक पेन दिखाई देती है जिसे देख टीना लीनिया से कहती है, मैंने तुम्हें केवल मोजे दिए हैं। उसके बाद दोनों बहनें आपस में बातें करने लगती हैं। दूसरी तरफ हमें शेरिफ ऑफिस को दिखाया जाता है जहां पर डेप्यूटी शेरिफ को बताता है एक कॉल आई है जिसमें बताया गया है फोर्ट क्रिक में सड़क के किनारे एक औरत को बुरी तरह से मारा गया है और उसके साथ लूटपाट भी हुई है। और बताया गया है वह औरत अभी अस्पताल में कोमा में है। और जब डेप्यूटी और शेरिफ आपस में बातें कर रहे थे तभी शेरिफ के पास एक फ़ोन आता है। उसके बाद शेरिफ डेप्यूटी को बताता है, मार्विन का फ़ोन था, किसी ने कल रात उसकी दुकान को तोड़ दिया है, हमें चलकर देखना चाहिए। इधर हमें कैबिन में रिचर्ड को दिखाया जाता है जो अपने बड़े भाई माइक से फ़ोन पर बात करता है और कहता है, तुम यहाँ पर कब आ रहे हो? माइक कहता है, थोड़ी देर लग जाएगी। इस पर रिचर्ड कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग भी 2 घंटे के लिए बाहर जा रहे हैं और अगर तुम यहाँ पर हमसे पहले आ जाते हो तो मैं बाहर दरवाजे की चटाई के नीचे एक चाबी रख दूंगा। और इतना कहकर रिचर्ड फ़ोन रख देता है। इधर शेरिफ और डेप्यूटी मार्विन के पास पहुँचते हैं जहाँ पर मार्विन उन लोगों को बताता है, जब रात हो गई थी तो मैंने दुकान बंद कर दी थी। उसके बाद मैं घर चला गया था और तब चोरों ने मेरी दुकान को तोड़कर उसमें से 2 मुखौटे और 2 कोट चुराए और इसी के साथ वो लोग मेरी बंदूकें भी ले गए। दूसरी तरफ पैट्रिसिया, उसकी माँ और लीनिया झील पर घूमने जाने के लिए निकलते हैं। और इसी के साथ रिचर्ड और टीना भी डाउनटाउन जाते हैं। और जब वे लोग जा रहे होते हैं तभी कोई झाड़ियों के पीछे से उन लोगों को देख रहा होता है। इधर शेरिफ ऑफिस में डेप्यूटी शेरिफ को बताता है, जॉन बो बोबेट मर गया है। इस पर शेरिफ डेप्यूटी से पूछता है, वह कौन था? डेप्यूटी कहता है, शिकागो में डाकुओं का एक गिरोह था। इस पर शेरिफ डेप्यूटी से पूछता है, क्या तुम्हें माफियाओं में रुचि है? और तब यह सुन डेप्यूटी शेरिफ को बताता है,
यहाँ आने से पहले मैं प्लूमस काउंटी में काम करता था और मैंने आपको कभी नहीं बताया कि मैंने उसे क्यों छोड़ा। उसके बाद डेप्यूटी शेरिफ को बताता है 1981 में कैबिन, जिसे कैबिन 28 कहते हैं, जो कि कैडी रिजोर्ट में है, वहाँ पर 4 हत्याएं हुई थी। इस पर शेरिफ डेप्यूटी से कहता है हाँ, वहाँ पर एक पूरे परिवार की हत्या की गई थी। डेप्यूटी कहता है उस समय यह घटना काफ़ी बदनाम थी और ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था, और बताता है 4 लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मारा गया था, जिसमें एक सिंगल मॉम जिसका नाम सू था, उसका बेटा जॉनी, बेटी टीना और एक फैमिली फ्रेंड डेना थे। और हाँ, सू की लड़की टीना के शरीर के कंकाल कुछ साल बाद उस जगह से कुछ मील की दूरी पर मिले थे। और इस घटना के 1-2 साल बाद मैंने उस डिपार्टमेंट को छोड़ दिया था जहाँ मैं काम करता था, क्योंकि मैं वहाँ पर नया था और 9/11 पर कॉल का उत्तर देता था। क्योंकि जब मैंने कैबिन में उन बॉडीज़ को देखा तो देखा कि हत्यारों ने उन पर चाकू से हमला किया था, जिस कारण वहाँ पर हर जगह दीवारों, फर्नीचरों, हर तरफ खून ही खून था। और मैं तुरंत समझ गया कि यह काम किसी साइकोपैथ का था। उसके बाद डेप्यूटी शेरिफ को बताता है और कहता है कैडी रिजॉर्ट में ही कुछ कैबिनों के बाद एक कैबिन में एक कपल रहता था, मार्टी और मैरिलिन। और जब पुलिस वालों ने मार्टी से पूछताछ की तो वह बहुत ही चिंतित लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उस पर शक न किया जाए और वह दूसरों पर संदेह करवा रहा था। और इसी के साथ पूछताछ के दौरान वो कई बार हड़बड़ी में बता रहा था, और तब मैं समझ गया था कि इस केस से जुड़ी कुछ जानकारी उसके पास है। और हाँ, एक बात और, मार्टी का एक दोस्त था जिसका नाम बो था, और वो उस समय मार्टी के साथ ही था जब यह घटना हुई थी। इस पर शेरिफ डेप्यूटी से पूछता है 1 मिनट रुको, जहाँ तक मुझे याद है ये एक अनसॉल्व्ड मर्डर मिस्ट्री है जिसे अभी तक सॉल्व नहीं किया जा सका है। डेप्यूटी कहता है हाँ, और उसके बाद डेप्यूटी शेरिफ को बताता है कुछ समय बाद वहाँ पर ड्रग्स तस्करी का मामला आया और मुझे नहीं पता वहाँ पर इसमें कितने लोग शामिल थे। और तब मैंने सोचा ये सब मेरे बस की बात नहीं है और मैंने उस डिपार्टमेंट को छोड़ दिया। तो गाइज़, अभी डेप्यूटी जिस कैबिन मर्डर्स की बात कह रहा था, अगर आप उस सच्ची घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कैबिन 28 वाली वीडियो देख सकते हैं। तो अब आते हैं मेन स्टोरी लाइन पर, जहाँ पर हमें यूटा कैबिन को दिखाया जाता है। और अब यहाँ पर पैट्रिसिया, उसकी माँ और लीनिया कैबिन पर आ चुके हैं, जहाँ पर वो कैबिन में सामान को बिखरा हुआ देख घबरा जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। और तभी वहाँ पर वो दोनों नकाबपोश आ जाते हैं और उन लोगों पर बंदूक तानते हैं। उसके बाद पैट्रिसिया उन लोगों से पूछती है तुम्हें क्या चाहिए। उनमें से एक नकाबपोश बोलता है तुम सभी अपने पर्स और पैसे मुझे दे दो। उसके बाद पैट्रिसिया उन्हें कुछ पैसे देती है और कहती है ये ले लो और प्लीज़ हमें अकेला छोड़ दो। इस पर नकाबपोश बोलते हैं तुम्हारे पास बस इतना ही है। पैट्रिसिया कहती है इसे ले लो और प्लीज़ हमें मारना मत। और तभी एक नकाबपोश पैट्रिसिया की माँ की तरफ बंदूक तानते हुए पर्स मांगता है, लेकिन पैट्रिसिया की माँ पर्स देने से मना कर देती है। उसके बाद वो नकाबपोश पैट्रिसिया की माँ को धमकाता है, जिसके बाद पैट्रिसिया की माँ उस नकाबपोश को पर्स देती है। और जब नकाबपोश पर्स में देखते हैं तो उन्हें उसमें ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, जिसे देख नकाबपोश उन लोगों से कहते हैं तुम लोग इस बड़ी जगह पर रहते हो, तुम गरीब नहीं हो सकते। इस पर पैट्रिसिया उन लोगों से बोलती है हम एक सामान्य परिवार से हैं और हम अमीर नहीं हैं। नकाबपोश कहता है ठीक है, हम इंतज़ार करेंगे तुम्हारे पति के आने का, और आपस में बातें करने लगते हैं। और तभी पैट्रिसिया की माँ उन लोगों से कहती है मुझे तुम्हारी माँ के लिए खेद है। जिसे सुन एक नकाबपोश पैट्रिसिया की माँ की तरफ बंदूक तानता है और उसे प्रार्थना करने को कहता है। और थोड़ी देर बाद वो नकाबपोश पैट्रिसिया की माँ को मार देता है और यह सब देख पैट्रिसिया और लीनिया रोने लगते हैं। उसके बाद एक नकाबपोश जिसका नाम एडवर्ड डेली है, वो अपने साथी नकाबपोश वॉन टेलर से कहता है देखो हमें यहाँ से इनका पैसा और कार्ड लेकर चले जाना चाहिए। इस पर वॉन टेलर कहता है देखो नहीं, मैं अब ऐसे यहाँ से नहीं जा सकता हूँ। और पैट्रिसिया से रिचर्ड के बारे में पूछता है रिचर्ड कब आ रहा है। पैट्रिसिया कहती है देखो हमने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा है, इसलिए हम तुम्हें पहचान नहीं सकते हैं, तो प्लीज़ हमें जाने दो। उसके बाद वॉन टेलर अपना मुखौटा उतारता है और उन लोगों से कहता है मेरा चेहरा देखो। और जब वे लोग वॉन टेलर का चेहरा देखते हैं तब वो उन लोगों से कहता है अब तुमने मेरा चेहरा देखा है। इस पर पैट्रिसिया वॉन टेलर से कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वॉन टेलर कहता है क्योंकि मैं कर सकता हूँ, और कहता है तो अब बात यह है कि तुम लोग मुझे पहचानते हो और इसका मतलब ये है। तभी पैट्रिसिया कहती है क्या। वॉन टेलर कहता है हम कोई गवाह नहीं छोड़ सकते। यह सुन पैट्रिसिया रोते हुए कहती है प्लीज़ ऐसा मत करो, हमें जाने दो। इस पर वॉन टेलर कहता है अगर कोई गवाह नहीं होगा तो हम आसानी से भाग सकते हैं। और तभी यह सुन पैट्रिसिया वॉन टेलर से कहती है देखो तुम हमें बंधक बना सकते हो, क्योंकि अगर पुलिस तुम्हें पकड़ती है तो इससे तुम्हें भागने में मदद मिलेगी और तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो, लेकिन मेरी बेटी को जाने दो प्लीज़। इस पर वॉन टेलर एडवर्ड डेली से पूछता है तुम्हारा क्या सोचना है इस बारे में। एडवर्ड कहता है ठीक है, अगर हम सड़क में मुसीबत में पड़ जाते हैं
तो इससे हमें पुलिस के साथ सौदा करने में आसानी होगी। वॉन कहता है ठीक है, हम बंधक बना लेते हैं, लेकिन बात यह है कि हम केवल तुम दोनों में से किसी एक को ही बंधक बनाएंगे। और तभी पैट्रिसिया वॉन से कहती है ठीक है, मुझे ले चलो और मेरी बेटी को जाने दो प्लीज़। वॉन कहता है देखो, हम किसी को जाने नहीं दे सकते, क्योंकि तुम लोगों ने हमारे चेहरे देखे हैं और तुम्हारे में से एक को ही हमारा बंधक बनना होगा और दूसरे को मरना होगा। और यह सुनते ही दोनों माँ बेटी रोने लगते हैं। और थोड़ी देर बाद वॉन पैट्रिसिया को मार देता है और अपनी माँ को मरा हुआ देख लीनिया डरकर वहाँ से भाग जाती है। और लीनिया को भागता हुआ देख वॉन एडवर्ड से लीनिया के पीछे जाने को कहता है। इधर लीनिया भागते हुए एक जगह पर पहुँचती है और थोड़ा रेस्ट करती है, लेकिन तभी एडवर्ड वहाँ पर आ जाता है और लीनिया को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लीनिया उस पर हमला करती है, जिस वजह से एडवर्ड नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। उसके बाद लीनिया एडवर्ड के चेहरे से मास्क हटाती है और तभी एडवर्ड होश में आ जाता है और लीनिया को पकड़ने की कोशिश करता है। और इसी बीच लीनिया एडवर्ड पर चाकू से हमला करती है। उसके बाद एडवर्ड लीनिया पर बंदूक तानता है और उसे चाकू नीचे फेंकने को कहता है। उसके बाद एडवर्ड लीनिया से वापस केबिन की तरफ चलने को कहता है और थोड़ी देर बाद लीनिया केबिन पर होती है, जहाँ पर वॉन लीनिया से एक ड्रिंक पीने को कहता है, जिसके बाद लीनिया ड्रिंक को मुंह में रख वॉन के ऊपर थूकती है। उसके बाद वॉन लीनिया से ज़बरदस्ती करने लगता है, लेकिन तभी एडवर्ड वॉन से कहता है देखो, बाहर कोई आया है। इस पर वॉन कहता है लगता है इस लड़की के डैड घर पर आए हैं, और एडवर्ड से कहता है बाहर जाओ और उन्हें लेकर आओ। उसके बाद एडवर्ड बाहर जाकर रिचर्ड और टीना को कैबिन के अंदर लाता है, जहाँ पर रिचर्ड पैट्रिसिया को मरा हुआ देख दुखी हो जाता है और उन लोगों से कहता है तुम्हें क्या चाहिए। वॉन कहता है मुझे तुम्हारे पर्स के सारे पैसे और क्रेडिट कार्ड का पिन नंबर चाहिए। इस पर रिचर्ड कहता है ठीक है। इधर शेरिफ ऑफिस में शेरिफ डेप्यूटी को एक फैक्स दिखाता है और कहता है ये फैक्स अभी भी आया है, जिसमें लिखा है सॉल्ट लेक काउंटी से 2 अपराधी फरार हो गए हैं, जिनके नाम हैं वॉन टेलर और एडवर्ड डेली। दूसरी तरफ कैबिन में रिचर्ड उन लोगों को पिन नंबर लिखकर देता है, जिसके बाद वॉन रिचर्ड को अपना चेहरा दिखाता है और एडवर्ड से रिचर्ड को गोली मारने को कहता है, लेकिन एडवर्ड रिचर्ड को गोली नहीं मार पाता, क्योंकि शायद वो वॉन जितना प्रोफेशनल नहीं था। उसके बाद वॉन रिचर्ड पर बंदूक तानता है। तब रिचर्ड कहता है देखो, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, तुम लोग जाओ प्लीज़। लेकिन वॉन रिचर्ड की बात नहीं सुनता और उस पर गोली चलाता है, लेकिन गोली नहीं चलती। और यह देख रिचर्ड वॉन को पकड़ने जाता है, लेकिन वॉन रिचर्ड को धक्का देता है और उस पर गोली चलाता है, जिसके बाद रिचर्ड वहाँ नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। उसके बाद वॉन टीना को पकड़कर उसे छेड़ने लगता है और तभी उसे बाहर से किसी कार के आने की आवाज़ सुनाई देती है। तब वो लीनिया से पूछता है क्या तुमने किसी को यहाँ पर बुलाया था। लीनिया मना कर देती है। बाहर हम माइक को देखते हैं, जिसे रिचर्ड ने बुलाया था, और दरवाज़ा नहीं खुलने पर माइक वहाँ पर चाबी ढूंढने लगता है, लेकिन चाबी उसे नहीं मिलती। जिसके बाद माइक घर के पीछे के दरवाजे की तरफ जाता है और वहाँ से अंदर देखता है, लेकिन उसे अंदर कोई नहीं दिखता। उसके बाद माइक खिड़की से देखता है, लेकिन तब भी उसे अंदर कोई नहीं दिखता। और जब वो वहाँ से जा रहा होता है तब एडवर्ड उसे खिड़की से देखता है, लेकिन तभी माइक भी उस खिड़की की तरफ देखता है, जिसे देख एडवर्ड छुप जाता है और उसके बाद माइक वहाँ से चला जाता है। इधर कैबिन के अंदर एडवर्ड वॉन से कहता है देखो, गाड़ी लेते हैं और चलते हैं यहाँ से। वॉन कहता है नहीं, अभी नहीं, अभी तो मुझे ऊपर बेडरूम में जाना है इन दोनों के साथ। लीनिया कहती है हम कहीं नहीं जा रहे हैं। उसके बाद एडवर्ड वॉन से कहता है वो आदमी पुलिस को बुला सकता है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। वॉन कहता है देखो, किसी को नहीं पता है हम यहाँ हैं, और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। और इसी बीच रिचर्ड का हाथ हिलता हुआ लीनिया देख लेती है। उसके बाद वॉन टीना से ऊपर चलने को कहता है, टीना मना करती है। तब लीनिया वॉन से कहती है ठीक है, हम चलते हैं और इसे ख़त्म करते हैं। और उसके बाद लीनिया टीना से कहती है देखो, मेरा विश्वास करो, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद वे सभी ऊपर कमरे की तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ शेरिफ ऑफिस में माइक शेरिफ को बताता है मुझे मेरे बड़े भाई ने आज दोपहर कैबिन पर बुलाया था, और जब मैं उनसे मिलने गया तो मुझे वहाँ पर कोई नहीं दिखा, जबकि उनकी कार कैबिन के बाहर ही थी। और जब मैं वहाँ से जा रहा था तो मैंने खिड़की से कुछ तो देखा, जो कि मुझे देख छुप गया था, और मुझे उम्मीद है कि सब ठीक होगा। लेकिन जब मैं वहाँ था मुझे बस ऐसा लगा जैसे कुछ तो गलत है। उसके बाद शेरिफ माइक से कहता है ठीक है, डेप्यूटी विल्केस और मैं जल्दी वहाँ पर जाएंगे। इधर कैबिन में रिचर्ड खड़ा उठता है, शायद उसके सिर में गोली छूकर निकली हो, इसलिए रिचर्ड मरा नहीं। उसके बाद रिचर्ड 911 को कॉल करता है। ऊपर कमरे में वॉन टीना की डायरी पर उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिसके बाद टीना वॉन को मारने जाती है, लेकिन वॉन उसे मारकर नीचे गिरा देता है। उसके बाद वॉन लीनिया के पास जाता है। इधर टीना पेन को अपने पास छुपा लेती है। दूसरी तरफ शेरिफ और डेप्यूटी कैबिन की तरफ जाने के लिए निकल चुके हैं। इधर कैबिन में वॉन एडवर्ड को कैबिन के बाहर से गैसोलीन की कैन लाने को कहता है, और जब एडवर्ड कैन लेने बाहर की तरफ जाता है तो उसे फ़ोन में खून लगा हुआ दिखता है।
जिसे देख एडवर्ड रिचर्ड के पास जाता है उसे देखने, लेकिन तभी उसे ऊपर से वॉन की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उन दोनों बहनों पर चिल्ला रहा होता है। उसके बाद एडवर्ड कैबिन से बाहर आता है और पीछे की तरफ जाता है और तभी डेप्यूटी एडवर्ड से हाथ ऊपर करने को कहता है, जिसके बाद एडवर्ड वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी शेरिफ एडवर्ड को एक घूंसा मारता है जिससे एडवर्ड वहाँ नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। इधर कैबिन के अंदर वॉन ने दोनों बहनों पर बंदूक तानी हुई है, लेकिन तभी उससे बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुन वॉन खिड़की से बाहर देखता है और वो देखता है एडवर्ड पकड़ा जा चुका है। और इसी बीच टीना मौके का फ़ायदा उठाकर वॉन पर पेन से हमला करती है, जिस वजह से वॉन से बंदूक गिर जाती है, जिसे लीनिया उठा लेती है और वॉन की तरफ तानती है और उसे मारने जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर शेरिफ आ जाता है जो लीनिया से बंदूक देने को कहता है और कहता है इसे कानून सजा देगा। उसके बाद शेरिफ वॉन टेलर को पकड़ लेता है और अगर बात करें वॉन टेलर की तो उसे 2 खून के इल्ज़ाम में मौत की सज़ा दी जाती है और एडवर्ड डेली को सिर्फ जेल की सज़ा मिलती है। और 10 साल बाद लीनिया और टीना उस कैबिन पर आते हैं जहाँ पर वो कैबिन को देखते हुए बीती बातों के बारे में बात करते हैं।